पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रहे और सोशल मीडिया की दुनिया में बेबाक बयानों के लिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा से हमारे संवाददाता काशीनाथ शुक्ला ने खास बातचीत की और यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में क्या खास तैयारी और रणनीति के साथ वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, ऐसे कुछ सवाल पूछे। हमेशा की तरह इस बार भी मिश्रा जी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश में मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाते हुए देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और हाल ही में नामी उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी वाले मुद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में पकड़ी गई हेरोइन पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें, बनारस वाले मिश्रा जी यूपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उनके अधिकतर बयान सरकार पर तंज के रूप में ही होते हैं। पिछले कुछ दिनों से उनके सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें वो कभी चैनल के रिपोर्टर को धमकाते नजर आ रहे हैं तो कभी अपने ही अंदाज में नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बनारस वाले मिश्रा जी से वाराणसी से हमारे संवाददाता काशीनाथ शुक्ला की खास बातचीत। सरकार और सरकार की योजनाओं के खिलाफ हमेशा मुखर रहने वाले और अपने बेबाक बयानों से जाने जाने वाले बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, जो शहर उत्तरी से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इनसे हम आज बात करेंगे माई भारत के लिए और इनसे जानेंगे कि इस वक्त 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे। जी ये बताइए कि 2022 का विधानसभा काफ़ी नज़दीक आ ही गया है, सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? आपने अभी पार्टी भी नहीं तय किया है कि किस पार्टी से आप लड़ेंगे? नहीं, हमने तो देखिए तमाम जो दल के नेता हैं जो पिछले 4.5 साल से अपने घरों में छिपे हुए थे, जितने भी जनता का सवाल था उस सवाल पर वो चुप थे, क्योंकि योगी की जो क्रूर सरकार है और उसकी जो पुलिसिया तांडव है उससे तमाम नेता की पिट्टी गुम हो चुकी थी। नाजायज़ मुकदमे से वो डर चुके थे। अब वो अपने बिल से बाहर निकल रहे हैं और अब 6 महीना रह गया तो वो जनता के मसीहा बन रहे हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों और बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में आकर के जनता को समझा रहे हैं कि ये फला दल है, फला दल है, फला दल है, हम इनके कैंडिडेट हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उसके उलट में पिछले 4.5 साल में प्रदेश में और पिछले 7 साल से जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमले हुए हैं इस देश के अखंडता और एकता पर, जो पूरी तरीके से दलिद्र बनाने का एक बड़ा प्रयास था हम भारतवासी को, भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव में। तो सीधा सीधा कहना है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग सवाल लड़ रहे हैं। इसको हम चुनाव के नज़रिए से नहीं देखते हैं पत्रकार जी, हम लोग इसको सवाल के निगाह से देखते हैं। और ये मौका है, यह बेहतरीन मौका है सन 2022 का चुनाव, जिसमें हम अपने गरीब गुरबों के सवाल को पटल पर रखेंगे और जनता के अदालत में इस बात को तय कराएंगे कि जनता पार्टी दल की दलाली करने में अभी भी व्यस्त है या फिर अपने मूलभूत सवालों पर भी सदन के अंदर अपने प्रतिनिधि को भेजेगा और वहाँ मुकम्मल बदलाव का एक नया प्रयास करेगा। टिकट के लिए क्या आपने कोई प्रयास किया है किसी बड़े नेता से, क्योंकि आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो क्या किसी कांग्रेस के बड़े नेता से आपकी बात हुई है टिकट के लिए? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता से तो मेरी बात नहीं हुई है और मैं मतलब टिकट के लिए तो किसी नेता से बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बनारस में रह करके अपने सवालों पर जो लड़ा हूं वही सवाल जो है कांग्रेस की भी है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ और मैं आवेदक भी हूँ कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि हमको बनारस में उत्तरी से उनको टिकट देना है या फिर किसी और को देना है, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। लेकिन मैंने जो आवेदन किया है वो कांग्रेस पार्टी में किया है। कई लोग ऐसे चेहरे भी हैं कांग्रेस में जो कि पुराने हैं, बड़े नेता हैं, जो शहर उत्तरी से वो भी ताल ठोकने के लिए बेताब हैं। क्या लगता है आपको कांग्रेस आपको उनके सामने आपको कहीं पे देख रही है? देखिए, हमको ये तो नहीं मालूम कि कांग्रेस हमको देख रही है कि नहीं देख रही है, लेकिन मैं कांग्रेस को देख रहा हूँ। हम दूसरे के नज़रिए पर अपना ध्यान नहीं लगाते, हम अपने नज़रिए पे ध्यान पे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता के खिलाफ जिस तरीके से पिछले 7 सालों से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ने लड़ा है और कांग्रेस के साथियों ने लड़ा, उसमें हम लोगों का भी कहीं ना कहीं योगदान है। हाँ, ये बात है, इस बात से मुझे ये थोड़ा सा शंका है कि मेरे पास अवैध पैसे नहीं हैं, अवैध संसाधन नहीं है।
तो पार्टियां अगर पैसे के आधार पर टिकट बांटेगी तो मैं कहीं नहीं रहूँगा, किसी भी दल में मुझे टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ और 2 जून की रोटी का किल्लत मैं झेलता हूँ। और आप अधिकतर देखते हैं कि मैं आम आदमी के दर्द पर ही अपना सवाल रखता रहा हूँ। काफ़ी लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये सवाल वाजिब है। और कांग्रेस पार्टी में हमारे जैसा उत्तरी में अगर कोई और नेता होगा तो फिर जनता के बीच में जाकर के बातचीत होगा कि आप 4.5 साल क्या किए, जनता के सवाल पर कहाँ बोले। हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे ऊपर मुकदमे हुए, हम जेल चले गए और हम निजी रूप से जेल गए, हमारे ऊपर निजी हो गया। मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का नाजायज़ सहारा नहीं लिया। विचारधारा हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ है, पत्रकार भी, और कांग्रेस ये तय करेगी। नहीं तो हमको चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, इसलिए क्योंकि हमको अपना सवाल तय करना है। मुझे किसी पार्टी का सीट नहीं निकालना है, मुझे किसी पार्टी का जय जयकार नहीं करना, हमको अपने बनारस के सवाल पर लड़ना है और हम लड़ेंगे। सभी पार्टियां जो है ब्राह्मण चेहरों को तलाश रही हैं, ब्राह्मणों को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। सभी लोग जगह जगह पे जिलों जिलों में घूम करके प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी के जो चौथी पीढ़ी थी, ललितेश पति त्रिपाठी जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं कई बार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में काफ़ी कमज़ोर साबित हो रही है कांग्रेस? नहीं, कमज़ोर नहीं साबित हो रही है। इस्तीफा उन्होंने अपने पद से दिया है, पार्टी अभी नहीं छोड़ी है। अभी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। हालांकि अभी वो आगे उनका क्या कदम होगा इस पर उन्होंने कोई विचार अभी तक नहीं तय किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया। और उन्होंने ये भी एक बता दिया है कि उनके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ हैं, यानी कि कांग्रेस वो भी छोड़ देंगे। देखिए, हर नेता का समर्थक होता है पत्रकार जी, और कहीं ना कहीं ठेस लगा होगा। वो सीनियर लीडर हैं और बहुत बड़े घराने के लीडर हैं। 117 साल पुराना कांग्रेस से नाता है उस परिवार का, और शीर्ष नेतृत्व को और ललितेश जी को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। मतभेद हो सकती हैं और पार्टी छोड़ देना और पार्टी कोई और ज्वाइन करना, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन लीडर अच्छे हैं और उनको फिर से कांग्रेस में आना चाहिए और जो भी मतभेद है उसको सुलझाना चाहिए। इसके आगे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल भी एक गढ़ था, औरंगाबाद हाउस के नाम से फेमस हुआ करता था, एक किला माना जाता था, वो ढह गया है आज माना जा रहा है। और अब नहीं लगता है कि वो दोबारा कांग्रेस में जाएंगे। जिस तरीके से आज उनका व्यवहार था, आज वो काफ़ी भावुक थे, कांग्रेस में उनको शायद वो सम्मान नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है, जहाँ पर लोग ब्राह्मणों को एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव एकदम सर पर है, ऐसे में अगर इस तरीके से कोई ब्राह्मण नेता अगर छोड़ रहा है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है कांग्रेस को? नहीं, देखिए, एक बात हम आपको बताएं, पार्टियां तमाम नेता हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं। तमाम कांग्रेस के नेता भाजपा में गए, भाजपा के नेता कांग्रेस में आए, तो ये राजनीति का एक चक्र है और ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए चले गए। कुछ दिन के लिए मतभेद हो सकता है। ललितेश जी लीडर हैं और जब भी काम करेंगे तो जनता के लिए काम करेंगे। किसी भी भाजपा में जाके भी काम कर सकते हैं? मुझे ये नहीं लगता कि तो सपा में भी जा सकते हैं, ऑप्शन तो खुले हुए हैं। ऑप्शन खुले हुए हैं, नेता हैं और कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। भाई, अब कांग्रेस कट्टा रख किसी के तो सर पे रखी नहीं है कि आप हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे तो कहीं नहीं करेंगे। तो कट्टा रख के उनसे छुड़वाया तो नहीं गया कि कांग्रेस छोड़ दीजिए आप? अब जो भी होगा वो ललितेश जी बताएंगे। ललितेश जी एक सुलझे हुए नेता हैं और हम सभी बनारसवासी उस परिवार का बड़ा सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी को भी एक बार सोचना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। योगी जी मिहिर भोज का आयोजन किए थे जिसका काफ़ी विरोध हो रहा था। किसका? मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गए थे काफ़ी, और सपाइयों ने उन जगहों पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध करने की कोशिश की जहाँ जहाँ वो गए थे, जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े थे। आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? पापी कहीं जाता है तो धुलाई उलाई तो होना चाहिए। अभी आप एक बात बताइए, आपके घर कोई मुर्दा, भगवान न करे, जब घर से कोई मुर्दा निकलता है तो आप हिंदू परंपरा के आधार पर देखते होंगे कि बाहर जाकर के एक हड़िया फोड़ा जाता है और जहाँ मिट्टी सुलाई जाती है घर में, उसको पानी से धुला जाता है। योगी जी इंसान जिंदा हैं लेकिन मुर्दों वाली हरकत है उनके अंदर, संवेदनाएं नहीं हैं। नफ़रत की एक बड़ी पोटली है भारतीय जनता पार्टी। और आपको ये मिहिर का बड़ा चिंता है, ये नहीं पूछ रहे हैं पत्रकार की हीरोइन बाज भाजपाइयों का आजकल असर कितना है।
हीरोइन पर सवाल नहीं कर रहे हैं, जेल जाएंगे लगता है, डरते हैं। पत्रकारिता डर के काहे करते हैं? सवाल आप पूछ रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी से, एक बार भी आप गुजरात में आपकी ज़रूरत क्यों नहीं हुई और आपके चैनल के लोग क्यों नहीं बोले कि गुजरात में पकड़ी गई 3000 टन हीरोइन कहाँ से आया, कहाँ गया और किसका पोर्ट था, वो कब जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हीरोइन बाजों की पार्टी है। तो अब वो मिहिर का भोजन कराएं और चाहे जो है कुछ भी कराएं, जो है हीरोइन बाजों की बात कम किया करिए, इस देश को तोड़िए मत, हीरोइन पर पूछिए। चलिए, एक बात तो पहले आपको साफ साफ बता दें कि पत्रकार अगर डरता तो आपका जो है इंटरव्यू करने यहाँ नहीं आता। दूसरी बात ये आपसे पूछना चाहेंगे, आप पूछे ही नहीं सवालिया हीरोइन पर। हीरोइन को छोड़िए, हीरोइन तो कई प्रकार की हैं। आप ये बताइए कि जो ओवैसी जी ने एक बयान दिया है, हीरोइन पे पूछिए सवालिया। हीरोइन पे आप बता दीजिए। आप हीरोइन पर क्यों नहीं पूछे हैं हमको? जो चीज़ें देखिए, एक पत्रकार होने के नाते जो चीज़ें ऑथेंटिक होती है, नहीं बनती? बिल्कुल होती है। हम जब क्यों नहीं सवाल हम अपने आँख से देखेंगे तो जरूर सवाल करेंगे। आपने अभी तक आँख से नहीं मैंने कोई किसी को नहीं देखा। आप अगर देखते हैं तो आप बताइए। नहीं, आपको ये नहीं मालूम है कि आपके देश में 3000 टन पकड़ा गया हीरोइन? आपको मालूम है? पकड़ा गया ना, किसकी सरकार में पकड़ा गया? किसके सरकार? किसकी सरकार में? अगर सरकार का उसमें अगर कोई योगदान होता, सहयोग होता तो पकड़ा जाता क्या? नरेंद्र मोदी जी हीरोइन बेचवा रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात, मैं काफ़ी देर से आपको सुन रहा था पत्रकार जी, यार आपको मैं देख रहा था, आपकी आंखों में जो डर है ना, यह डर लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपकी ज़ुबान जो हीरोइन पकड़े जाने पे लड़खड़ा रही है ना, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। बुरा मत मानिएगा, ये सवाल दिल से है, ये सवाल इस देश को बचाने का है। आपको भी अपना योगदान करना चाहिए सवाल पूछ करके, और हमको भी जवाब दे करके इस देश को बचाने में आहुति देना। देश का भविष्य क्या है आप ये बताइए। देश का सभी गुंडे अभी शांत बैठे हुए हैं, गुंडई छोड़ दिए, जो बिजनेस धंधा था छोड़ दिए, अपहरण का धंधा बंद हो गया, असलहों का धंधा बंद हो गया, क्राइम तो ग्राफ गिरा है ना यूपी में, या पूरे देश में कहिए, पूरे देश में गिरा है ना। इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बलात्कार, हत्या, सामूहिक मौतों का दौर, सरकारी साजिश के तहत लूट, मौतों पर लूट। कोरोना का पार्ट 1 पार्ट 2 क्या था पत्रकार जी? देखिए, आप बात घुमाइए मत, मैं हीरोइन पर टिका हूँ, मुझसे हीरोइन पर बात करिए। हीरोइन पीते हैं कि नहीं? आप पीते हैं? हम तो नहीं पीते, इसलिए हीरोइन के खिलाफ हैं। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लग रहा है आप हीरोइन पीते हैं। आप बातें जब नशे में कर रहे हैं तो आपको हीरोइन की जरूरत क्या है? आप अडानी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस नरेंद्र मोदी के हीरोइन बात सरकार के खिलाफ क्यों नहीं सवाल पूछे? बोलने के लिए हम नहीं हैं, बोलने के लिए आप है, हम सिर्फ पूछने के लिए। तो क्यों नहीं पूछे आप? 6 सवाल आप पूछ चुके हैं, और पहला सवाल जो इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, मुझे उम्मीद था कि माई भारत की आत्मा से जुड़े हुए सवाल को पूछेगी, हीरोइन के बारे में पूछेगी कि ये 3000 टन हीरोइन इस भारत में गुजरात में क्यों आया, अडानी के पोर्ट पर ही क्यों आया, और नरेंद्र मोदी चुप क्यों है इस समय? इस देश को आया तो पकड़ा गया ना, उसी गुजरात में जिससे आप चिढ़ते हैं, उसी अडानी से जिससे आप चिढ़ते हैं, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? प्यार करें अडानी से। पकड़ा गया कि नहीं ये बताइए। मई वाला कहाँ गया खेप? 4500। आपको सारी खेप की जानकारी है? हाँ, आपको नहीं है, हमें नहीं है। आपको जानकारी है तो क्यों है, यही बता दीजिए। आपको जानकारी कैसे? यही फर्क है हमारे और आपको जानकारी कैसे, ये बता दीजिए। हमको तो जानकारी हुई कि वो टीवी पे चला, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तमाम आधिकारिक बयान आ चुके हैं, हमको तो ऐसे जानकारी हुआ। आप पत्रकार हैं, आपका चैनल चलता है, आपको नहीं जानकारी? ये 4500 टन जो मई का खेप आया था, वो इस देश में, मतलब आप गंभीर नहीं हैं अभी भी? आपको दर्द नहीं है कि इस देश को नशेड़ी बनाया जा रहा है, हीरोइन बाज बनाया जा रहा है? इस देश की संपत्ति, एक भिखारी आता है, भिखारी मतलब कौन? नरेंद्र मोदी। चाय बेचते बेचते, भीख मांगते मांगते इस देश की सत्ता पर जाता है, इस देश की संपत्ति को बेचता है, और आप लोग चुप रहते हैं पत्रकार। चलिए, आप मान लीजिए सत्ता में आते हैं, आप अगर सत्ता में आते हैं, आप अगर विधायक बनते हैं, क्या करेंगे ये बताइए? आप तिल मिला रहे हैं। आज विधायक नहीं बनना है बनारस वाले मिश्रा जी को। बनारस वाले मिश्रा जी को आप जैसे पत्रकारों को पकड़ करके आपसे ही सवाल पूछवाना और अपना जवाब देना है। आप कहाँ भागेंगे? कैमरा ऑफ मत करिएगा, कैमरामैन, बात पूरा होने दीजिए।
हमको विधायक बनने का लालच चढ़ गया। और एक बार भी अभी भी इतना बार मैं पूछ रहा हूँ कि हीरोइनिया के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो पत्रकार, पूछ ही नहीं रहे। अडानी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा 3000 टन, मान लीजिए एक ही खेप की बात करते हैं, 3000 टन अगर पत्रकार जी इस देश में आ रहा है तो किसके बच्चे पिए? इस देश की नस्ल कहाँ जा रही है? इस पर आपका आत्मा क्यों नहीं आक्रोशित हुआ? और नरेंद्र मोदी जी आप भी यार, पहले यार आप जो है भीख मांगे, फिर चाय बेचे, फिर देश बेचे, फिर पूरा रेल भेल सेल तेल बेच दिए। अब यार हीरोइन बेचोगे यार भैया? भक मर दे। मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हो यार? है पत्रकार बेचारा डर करके खड़ा, हीरोइन के बारे में पूछ ही नहीं रहा। मैं जवाब देता हूँ, तुम मत बोलना पत्रकार, मुकदमे होंगे तुम्हारे ऊपर, जेल चले जाओ। अपने बच्चों के लिए डर रहे हो ना, ये पूरे देश का प्रॉब्लम है। आप चिंता करिए, एक झटका आप खा चुके हैं। अरे मैं तो बार बार झटका खाऊंगा, मुझे डर है, मैं बोल रहा हूँ। किससे डर है? मैं तो बोल रहा हूँ, आपको डर है। आपको भी तो डर है। काहे का डर है? चोरों से? तो हीरोइन बाजों से? बेरोजगारी पे कुछ नहीं कर रहे हैं। बनारस की बेइज्जती मत करिए, बनारस कभी भी चोरों महंगाई पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे कुछ। कांग्रेस काहे चुप बैठी है? आप क्यों चुप बैठे हैं? आप जनता के लिए कर रहे हैं, हाँ। जनता की आवाज़ बने हैं, तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? जैसे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी आवाज़ उठाती थी, आज कांग्रेस कहाँ है आवाज़ उठाने के लिए? कांग्रेस को उठाने के लायक भी आप लोगों ने छोड़ा है। जब आप अपने उछल करके बटन दबा रहे हैं भाजपा का, आ बैल मुझे मार, और कांग्रेस के लोग जब कह रहे थे कि विपक्ष को भी मजबूत करिए, इस देश में लोकतंत्र का बहुत मजबूत दरवाज़ा अगर कोई है विपक्ष है, तब बुद्धिमान बन करके हीरोइन बाजों को चुन रहे थे। अब जब बच्चों तक हीरोइन की लत आ गई है, अब घर बिकेगा, तब आप जो है उस पर भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तब आप व्यक्तिगत कांग्रेस और उस पर पूछ रहे हैं। ठीक है, आप हमें जिम्मेदार तो बता रहे हैं। जो पूर्वांचल का किला ढह गया, जो पूर्वांचल का किला ढह गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार? हीरोइन के बारे में पूछो पत्रकार, देखो ये तो बताइए कि पूर्वांचल का किला ढह गया, अब कांग्रेस का क्या होगा पूर्वांचल? देखिए आपके बात से लग रहा है कि आप खाली अपने हीरो की बात कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, और हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि हीरोइन कौन है, हीरोइन कहाँ गई? आप अपने हीरो को बाद में स्थापित करिएगा। 7 साल से आप लोग कर रहे हैं हीरो को स्थापित, नरेंद्र मोदी, योगी जी, फलना ढेकना, आँख नहीं खुल रहा। जिम्मेदार तो बच्चों के प्रति नहीं है। हमको बोलने दीजिए, इंटरव्यू हमारा चल रहा है, आपका वो होगा तो आप बताइएगा। हीरोइनिया कहाँ गया है? पत्रकार ही बताओ। चलिए पूछो, चलिए फिर बीच में कूद रहे हैं। अपने मन से बता दीजिए हीरोइन के बारे में जो आपको बोलना है, 1 मिनट में बता दीजिए। आरएसएस कार्यालय पहले नागपुर पर चेक हो, वहाँ छापा पड़े एटीएस फेटीएस का। मोहन भागवत जी उल्टे होंगे इस समय पीपा करके। पहले तो आरएसएस और भाजपा, सभी पूरे देश के भाजपा कार्यालय और बजरंग दल कार्यालय और आरएसएस कार्यालय पर ये चेक हो, एलआईयू और आईबी और एटीएस ये चेक करे कि यहाँ तो यहीं खेप पकड़ी गई है, और यहाँ ये पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे एटीएस उनका है, एलआईयू उनका है, आईबी उनकी है। तो फिर वो 3000 टन हमको मिलेगा, दिखाया जाएगा ना? कहाँ से मिलेगा? जब सब कुछ उनका है तो कैसे मिलेगा? पकड़ा गया है तो कहाँ जाएगा? अभी आप कह रहे हैं कि इनका जो है चेकिंग हो, ये करें वो करें, पहले चेकिंग होगा, कुछ नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे सब उनके हैं। अभी कराए नहीं, तब से तक कह दीजिए आप। यार आप बार बार पहचान गए हैं, हम भी नेताओं को पहचानते हैं। कैसे कि नेता हर बार जो है विरोध करना जानते हैं, कैसे विरोध करना। अब वही तो आप कह रहे थे कि कांग्रेसी विरोध नहीं करना। कहाँ कर रहे हैं विरोध? अरे मैं पूछ तो रहा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जनता के लिए बेरोजगारी है, महंगाई नहीं है। आपके हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? नहीं, आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात। आप तो बस हीरोइन पे अटके हुए हैं। आप बताइए, हीरोइन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप हीरोइन को नहीं छोड़ेंगे। जनता का जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, और भी तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा है, सुरक्षा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा नेता है, बनारस में कौन ऐसा नेता है जो मुखर होकर के महंगाई के खिलाफ आज तक आईबी रिपोर्ट का वाला नेता बताइए? हरीश मिश्रा है, बनारस वाले मिश्रा जी हैं, सरकारी आंकड़ा निकलवा लीजिए। आप कह रहे हैं लड़ नहीं रहा, उसी से पूछ रहे हैं जिससे जो लड़ रहा। अरे हम घरों में छिप करके बैठे नहीं, हम सड़कों पर लड़े, और जब पुलिसिया तांडव होने लगा तो फिर हम बोलने से भी नहीं चुके। आप लोग आते रह गए और हम आप सवाल पूछते रह गए, हम इस देश की आत्मा, अंतरात्मा का जवाब देते रह गए। ये डर, ये दहशत का जो माहौल है, जिसमें तमाम दल के नेता अपने घरों में छुपे हुए थे, अपने पैसों को छुपा कर रखे हुए थे। जब लोग मर रहे थे, लोगों की लाशें जब गंगा में बह रही थी, उस वक्त भी मैं 1:30 बजे रात को जा कर के घाटों पर से खड़ा होकर के बनारस के दर्द को बता रहा था। पता नहीं कौन से विपक्ष को खोज रहे थे। हमको ये बताओ पत्रकार हीरोइनिया
कहाँ पकड़ाया। आप तो कलकत्ता भी चले गए थे प्रचार करने क्यों के नहीं लिए। गए तो उसका सकारात्मक मिला ना और जवाब। आप कहाँ घूम घूम के आप प्रचार ही ने बिहार- इंटरव्यू लिए थे। बिहार में तो नहीं मिला नहीं आप सकारात्मक। ही ने हाँ, कैलाश ठीक है। विजयवर्गीय का भी इंटरव्यू हमारे सामने ले रहे नहीं, थे कि ठीक। नहीं अरे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, दिलीप घोष जी हैं, नहीं, ठीक है। सरकार बन बिहार रहा- में भी तो आप गए थे, वहाँ क्या हुआ? हाँ गए थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो बेईमानी हो अभी गई। कलकत्ता में कह रहे हैं कि सब कुछ आपके फेवर में हाँ, हुआ, तो और वहाँ बिहार तो- में जो हुआ वो बेईमानी नहीं हो गई। वहाँ बेईमानी हुआ, 7 सीटों पर बेईमानी हुआ है। आज तक अगर आपके पास ताकत हो, आपके चैनल में ताकत हो, तो जो सीटें हम बता रहे हैं उसको रिकाउंटिंग करवाइए और चलिए हमारा हमारे साथ। चैनल अब 2022 में ताकत दिखाएगा। आपका चैनल आप बताइए, हीरोइन के आप- बारे में आप सवाल कौन नहीं सा पूछ रहे आप कौन सा ताकत कर दिखा रहे हैं रहे हैं। 2022 में, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं ये बताइए। अडानी के खिलाफ लड़ेंगे, अंबानी के खिलाफ लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, नफरत के माहौल के खिलाफ लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, किसानों को आतंकवादी कहने वाले जमात के खिलाफ लड़ेंगे। इस देश में जो हिंदू और मुसलमान का जहर बोने वाले ये नफरती पैदाइश है इस देश का, उसके खिलाफ लड़ेंगे। देश में अमन शांति और एकता के लिए लड़ेंगे, सस्ती रोटी के लिए लड़ेंगे, सस्ती ज़िंदगी के लिए लड़ेंगे। लेकिन जाते जाते मैंने पूरा जवाब दे दिया है, लेकिन जाते जाते पत्रकारी बताओ हीरोइनिया कहाँ पकड़ाया है, नहीं, ठीक कैसे है। होगा। ये नहीं बताइए, ठीक है, इतने सारे आपने मुद्दे जनता बता देख दिए। रही है आपके मिजाज को और आपके सवाल को, एक शब्द भी आप नहीं बोले। इतने सारे जो मुद्दे हैं जिन पे आप लड़ेंगे, परिणाम क्या होगा ये भी तो बता दीजिए। हम कह रहे हैं नील बटा सन्नाटा रहे, आपकी तरह कायर होकर के सवाल तो नहीं ना पूछेंगे, लड़े। तो मतलब क्या है फिर इतना लड़ाई लड़ने का? क्यों ना लड़े? जब तो- आपको रिजल्ट, तो क्या करें, आपको घर में कॉन्फिडेंस छुप ही गए? नहीं है कि आपका नील बटा सन्नाटा से कुछ ऊपर होगा, अरे तो फिर आप क्यों confidence- लड़ रहे हैं? अब आप लगे कॉन्फिडेंस वाला पूछने, आप अपना कॉन्फिडेंस देखिए, हीरोइन के बारे में क्यों नहीं सवाल पूछे पत्रकार। यार दूसरे के जंगला में झांकने का आदत छोड़ दो। इस देश की गोदी मीडिया और इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, ये सब जंगला ताकते हैं दूसरे का घर मत झांका करो, अपना भी मकान शीशे का, इस बात को याद रखिए। रही बात ये कि आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, ये जनता के मिजाज के ऊपर है। हाथरस की बेटी की तरह बार बार अगर वही घटना देखना है तो आप एक बार नहीं 20 बार इस प्रदेश में भाजपा का सरकार बनवाइए। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बैंक का EMI नहीं भर पाए लोग, फांसियों का दौर चालू है। आप बनारस के पत्रकार हैं, रिपोर्ट निकाल के देखिए। अभी कल मरा है एक आदमी, पुलिस लाइन में एक सिपाही आत्महत्या कर लिया। नरेंद्र गिरी महंत संत को इसी उत्तर प्रदेश में वो फांसी लगा के मर जा रहे हैं। तमाम हत्याएं का दौर, और आप कह रहे हैं कि जो है कि यहाँ अपराध मुक्त किसी का व्यक्तिगत अगर कोई सोच हो, कोई व्यक्तिगत उसका मामला हो, उसमें आप सरकार को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? हाथरस को अभी नरेंद्र गिरी का बता दीजिए, अभी जो सिपाही ने आत्महत्या किया उसका बता दीजिए। वो तो फ्रस्ट्रेशन में सरकार का क्या दोष है? नहीं, आप क्यों गिना रहे हैं? क्यों नहीं गिनाएंगे? सरकार माने का क्या सरकार एकदम मतलब महंगाई की वजह से वो सिपाही मर गया, उसकी जिम्मेदारी पारिवारिक नहीं पूरी हो पाई। दोष? महंगाई कब नहीं था? कांग्रेस था तो महंगाई नहीं था? कितना था? जितना भी था, कितना? महंगाई बढ़ती रहती सिलेंडर है, का दाम बजट बढ़ता बताओ रहता है, पत्रकार। सब कुछ बढ़ता रहता नहीं है। सिलेंडर का दाम बताओ। आप बताइए, आप नेता हैं, आए आप नहीं खाते हैं रोटी? बिल्कुल खाते हैं। आप लगता बताइए, है आप- किसान आप को नेता हैं? आतंकवादी कहते हैं ना। आप नेता हैं, बताइए। सुनिए, आप आतंकवादी समझते हैं ना किसानों को, आप नहीं बोलेंगे, हम बताते हैं। देश का, इस धरती का जो किसान भगवान है, उसको हम लोग किसान की तरह पूछते हैं। सिलेंडर 423 रुपया, बिजली का बिल 202 रुपया 30 पैसा, जो बच्चों का फीस था वो 1500 से न्यूनतम लेटेस्ट वो कानून था। जो है हमने राइट टू फूड यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, हमने मनरेगा लाया, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, हमने जो है कि तो क्या बीजेपी ने इन सबको खत्म कर दिया? बीजेपी चल रहा है ना? कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। तो आपको जानकारी नहीं है लग रहा है? कहाँ? ये सारे जो आपने योजनाएं RTE बताएं हाँ। सारे चल रहे हैं। अच्छा, RTE वो भी चल रहा है, RTE चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। इस साल कितने एडमिशन हुए BSc से मालूम है? आप पता करेंगे ना? हमको क्यों पता मालूम करें? आप बताइए, एक भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कहाँ हुए? तब आपको नहीं पता है? नहीं, आपको नहीं आपको मालूम। नहीं पता है? नहीं मालूम। रेगुलर एडमिशन हुए वेबसाइट हैं, बंद इस बार भी होंगे। वेबसाइट बंद है। लेट से खुला था, लेट एडमिशन बंद हुआ था, है, लेकिन इस हुआ साल था। एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ था, गारंटेड है, और आप जाके पता करिए। अरे आप जाकर पता करिए, आप माई भारत वाले ना हैं, आप ऐसे ही मुँह दोदई करेंगे, हम संबित पात्रा तो बन नहीं पाएंगे। ये बताओ पत्रकार, हीरोइनिया कहाँ पकड़ाएगा, इसका जवाब दो। मुझे हीरोइन से बड़ा भाई देखिए, 200 ग्राम पकड़ाता है, इस देश में हल चला जाता है। पत्रकार जी, आप मुझे मजाक मत समझिए। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ या इंडिकेट कर रहा हूँ या आपके दर्शकों को
इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये गंभीर सवाल। चलिए, सवाल जवाब बहुत हो फिर गया। अब आप ये पूछिए, बताइए, जब मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार विपक्ष की बनेगी, जनता में की कौन? बनेगी, जनता के सवालों जनता की सरकार बनेगी। तो अभी भी है, कौन जनता की सवाल? भाजपा। अरे आए हैं आप गोरखपुर से, लग रहा है। जमीर मत बेचा करिए, पत्रकारिता किया करिए। जनता की सरकार क्या होती है? जनता की जिसकी सरकार बनती है, जनता ही चुनती है ना। जनता की भाजपा की सरकार है, जनता नहीं चुना है तो जनता की सरकार हुई ना। जानते हैं, जनता की सरकार जानते बताइए। हैं कौन होगी? जनता की सरकार वो होगी जो 300 यूनिट बिजली मुक्त करेगा इस कोरोना काल के बाद। जनता की सरकार वो होगी जो इतनी जो चरम महंगाई है, यानी सिलेंडर जो है उस पर जो सब्सिडी खत्म हो गया उसको रिवर्स करके फिर वो 350 तक लाएगी। जनता की सरकार वो होगी जो ये प्राइवेट हो रहा है, रेल भेल सेल, इसको फिर से कन्वर्ट करेगा सरकारी में, और वहाँ जो है आरक्षण के तहत हर वर्ग को जो है उसको हिस्सा मिलेगा। जनता की सरकार वो होगी जो बिजली का बिल हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा ले रहे हैं, वो 2.5-3 रुपया करेगा। जनता का सरकार वो होगा जो अस्पतालों में ऑक्सीजन मिलेगा, वेंटिलेटर मिलेगा, दवा के अभाव में लोग मौतों के कगार पर नहीं जाएंगे। जनता की सरकार वो होगी जो लाशों का दलाली करने में, चिता लगाने के लिए 28 से 30 हज़ार रुपया घाटों पर आदमी अपने घर और ज़मीन को बेच करके अपने पूर्वजों, अपने घरों के लोगों का लाश जलाया है। वो जनता की सरकार नहीं। सरकार किसकी बनेगी? कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? ये सीधा सा सवाल है। हम भगवान हैं, भगवान जनता है। कलकत्ता में भी तो भगवान बन रहे थे, बिहार में भी भगवान बन रहे थे, यहाँ भी बन जाइए। बता दीजिए। हाँ, जनता विपक्ष की बनेगी। विपक्ष में कौन है? सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, या फिर सुभाषपा है? सब है। सब कैसे? सब एक साथ हैं। अब तो कांग्रेस और सपा तो एक होने वाली नहीं है। सपा ये बसपा एक आप होने करके वाली नहीं लगाइए, है। ये सब गणित आप लगाइए। हम लोग अपना जो है सवाल लड़ेंगे कि हम लोग चलें आपका गणित तो हल बताइए करेंगे। ना, अपनी गणित बताइए। हम लोग की गणितें नहीं, हम लोग हम गणितज्ञ आपकी नहीं। जुबान से जानना चाहते हैं, क्या आपके हिसाब से संभावनाएं किसकी है, यही बता दीजिए। कांग्रेस का सरकार बनने जा रहा है अकेले दम पे? अब वो हालातों के परिस्थितियां पर है, अकेले दम पर कैसे किससे गठबंधन होगा? सपा ने तो साफ साफ सपा। मना कर दिया है। बसपा गठबंधन से लड़ेंगे तब भी होगा। तो किसके गठबंधन साथ? चुनाव के बाद भी गठबंधन सीटें की कितनी बैठकें आएंगी? हैं। एक अनुमान? 130। 130। चलिए, ठीक है। ये थे बनारस वाले मिश्रा जी। इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा और यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है और कहा है कि 130 करीब सीटें आएंगी। अब समय बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मैं भारत के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।